सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है, तो फर्स्ट जो बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस है आपके पास ग्लाइकोलिटिक पाथवे की, वो ये है कि सबको पता है कि क्योंकि आपके पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है ना, तो आपके पास एनर्जी देता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब इसके अलावा आपके पास इसके सेकंड बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस, कुछ इसके डिजीजेस वगैरह में भी रोल है। जो स्केलेटल मसल्स हैं आपके पास, ये स्केलेटल मसल्स में भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आपके पास स्केलेटल मसल्स होते हैं तो उनको अगर, क्योंकि हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस आपके पास ऑक्सीजन की बिल्कुल एब्सेंस में होता है, सही है, तो आपके पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में स्केलेटल मसल्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन हो या ना हो, एटीपी उनको मिलती रहेगी। आपके पास एनोसियासिस एक कंडीशन है, उसमें आपके पास क्या होता है कि मसल में बिल्कुल भी आपके पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहता, लेकिन फिर भी आपके पास जो है तो वहां पे एनर्जी की सप्लाई होती रहेगी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा मसल को, लेकिन फिर भी वो अपनी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस कंडीशन में भी वो विदस्टैंड कर सकता है। ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट है, फिर भी मसल जिंदा है, अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है एक्टिवली। जो स्केलेटल मसल्स है, कैसे? ड्यू टू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है, वो एनर्जी देता रहेगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ग्लाइकोलिटिक पाथवे को आपके पास ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपके पास हार्ट मसल्स में क्या होता है? हार्ट मसल्स आपको पता है कि उनको ऑक्सीजन चाहिए, वो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, तो उनमें आपके पास ग्लाइकोलिटिक एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम होती है हार्ट मसल में। और आपके पास ऐसी कंडीशंस जब आपके पास ऑक्सीजन बहुत कम हो जाए, वो कहते हैं ना इसकी सांस फूल रही है और अब ये जो है तो बिल्कुल भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और इसको ऑक्सीजन, क्यों ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं लोगों को? क्योंकि हार्ट आपका जो है वो फेल हो जाता है, वो एक्टिविटी नहीं कर सकता जब ऑक्सीजन कम होता है, क्योंकि वहां पे एरोबिक रेस्पायरेशन होती है। तो कहते हैं वहां पे ग्लाइकोलिटिक एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, और वो आपके पास ऐसे कंडीशन जिसे एस्केमिया कहते हैं उसमें सरवाइव नहीं कर सकते जब ऑक्सीजन कम होती है। स्केलेटल मसल सरवाइव कर सकते हैं, ग्लाइकोलिटिक एक्टिविटी वहां पे बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हार्ट के मसल्स आपके पास सरवाइव नहीं कर सकते। इसके अलावा कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनमें आपके पास वो पैदा ही ऐसे होते हैं, उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर है कि कुछ एंजाइम्स है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम और पायरुवेट काइनेज एंजाइम, ये सब कुछ मैं आपको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करके दोबारा बता रही हूँ। कहते हैं कि पायरुवेट काइनेज एंजाइम और हेक्सोस काइनेज एंजाइम उनमें पैदाइशी तौर पे एब्सेंट होता है, उनमें होता ही नहीं है। तो अगर उनमें ये दोनों एंजाइम है ही नहीं तो उनमें ग्लाइकोलिटिक पाथवे नहीं होगा। अगर ग्लाइकोलिटिक पाथवे उनमें नहीं होगा तो उनमें एनीमिया होगा। एनीमिया क्या? खून की कमी होगी उनमें। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है कि एसिडोसिस क्या है? एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन है कि जब आपके पास किसी भी जगह में एसिडिटी बढ़ जाती है, सही है, तो कहते हैं कि एसिडोसिस हो जाती है आपके पास उस एरिया में जहां पे आपके पास ग्लाइकोलिसिस हो गई। ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में आपके पास क्या बनता है? ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में आपके पास लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड आपके पास एसिड है, और जहां पर एसिड की एकोमुलेशन होगी तो वहां पे आपके पास एसिडोसिस हो जाएगी। हाँ, कहते हैं कि रेड ब्लड सेल में जो है तो अगर आपके पास ऑक्सीजन मौजूद हो या ना हो, वहां पे आपके पास पायरोविक एसिड और लैक्टेट दोनों बनेंगे, चाहे रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन हो या ना हो। अच्छा, इसके अलावा एक और बात यह है कि आप, जी किसी का कोई क्वेश्चन है? तो हमने पढ़ा कि हार्ट मसल्स में आपके पास होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस कि हार्ट मसल्स में आपके पास कैसा रोल प्ले करता है, आपके पास ग्लाइकोलिटिक पाथवे। उसके अलावा स्केलेटल मसल्स, उसके अलावा हमने पढ़ा कि आपके पास जो है तो वो वाले टिश्यूज जैसे कि आपके पास आरबीसीज वगैरह है, वहां पर कैसे रोल प्ले करता है। ठीक है, आरबीसीज में चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, वहां पर ये अपना रोल वैसे ही प्ले करेगा। उसके अलावा हमने पढ़ा कि
हाँ, हमने यही पढ़ा, हार्ट मसल्स के बारे में पढ़ा, स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ा, हमने आरबीसीज के बारे में पढ़ा। इसके बाद अब हमने बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस पढ़नी है क्रेब्स साइकिल की। ठीक है, आप क्रेब्स साइकिल को एम्फीबोलिक साइकिल भी कहते हो। आप उसमें टाइम कम रह गया, मैं दोबारा लिंक सेंड करती हूँ आपको, ठीक है। क्रेब्स साइकिल को एम्फीबोलिक साइकिल भी कहते हैं। इसको क्यों एम्फीबोलिक साइकिल कहते हैं? इसको इसलिए एम्फीबोलिक साइकिल कहते हैं कि इसमें मेटाबॉलिज्म के दोनों प्रोसेसेस होते हैं, कैटाबॉलिज्म भी इसमें होता है और इसमें एनाबॉलिज्म भी होता है। कैटाबॉलिज्म उस, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। मेटाबॉलिज्म में आपके पास आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उस सब को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या है और एनाबॉलिज्म क्या है? जब भी आपके पास कोई काम कंस्ट्रक्टिव तरीके से हो रहा है, कोई चीजें बन रही हैं, अगर कोई चीजें बन रही है तो उसे हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। कोई चीजें हैं जो कि ब्रेक डाउन कर रही हैं, टूट रही हैं, तो उसे हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे। तो कहते हैं इसमें एनाबॉलिज्म भी होता है क्रेब्स साइकिल में और कैटाबॉलिज्म भी होता है, इसलिए हम इसको एम्फीबॉलिक साइकिल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल जो है, तो ये आपके पास फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स सब में बिल्कुल सिमिलर है। चाहे फैट्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, सब में आपके पास जो 2 कार्बन कंपाउंड है एसिटाइल को ए बिल्कुल सेम ही तरीके से बनेगा। अब इसमें कैटाबॉलिज्म क्या होती है? आपके पास जो एसिटाइल को ए है ना, उसकी आपके पास ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देता है आपको। मतलब एसिटाइल को है, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, उससे आपके पास दो चीजें बनी, एक तो वाटर बना, दूसरा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब इसकी एनाबॉलिक एक्टिविटीज आपके पास क्या क्या है? सबसे पहले तो ये आपके पास ब्लड में हीम कंपाउंड होता है। हीम आपके पास ब्लड का हेमोग्लोबिन हम कहते हैं ना, तो ग्लोबिन उसका प्रोटीन कंपाउंड है और जो हीम है वो नॉन प्रोटीन कंपाउंड है। तो जो हीम है ना, हीम जो नॉन प्रोटीन कंपाउंड है, उसकी फॉर्मेशन में भी आपको सिट्रिक एसिड साइकिल हेल्प देता है। उसके अलावा कुछ आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं, उनके फॉर्मेशन में भी, उनको बनाने में भी, तो ये भी एनाबॉलिज्म हुआ ना, क्रिएशन कर रहा है चीज़ों की। तो कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, उनके बनाने में भी आपके पास हेल्प करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल। उसके अलावा आपके पास फैटी एसिड्स हैं बहुत से, वो भी बनेंगे इसकी हेल्प से। स्टेरॉइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, वो सब के सब आपके पास सिंथेसाइज होते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में ही। अच्छा, अब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साइकिल है, उसमें आपके पास कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, कुछ आपके पास वाइटामिन है। हम कहते हैं ना कि बॉडी के लिए वाइटामिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्यों जरूरी है आपके पास वाइटामिन बॉडी के लिए? ये अब आप देखेंगे कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है, तो आपके पास टोटल, हम कहते हैं ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टोटल हमारे पास 8 टाइप्स हैं। टोटल 8 टाइप्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। उसमें से आपके पास 5 जो टाइप्स हैं विटामिन बी की, वो आपके पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में यूज हो रही हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास टाइप है वो है FAD, फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये को फैक्टर है। ये सारे के सारे एंजाइम्स आपके पास एज अ को फैक्टर एक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है आपके पास FAD। मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटल 8 हैं विटामिन बी के टाइप्स। उनमें से जो 5 टाइप्स हैं हमारे पास विटामिन बी के, वो सारे के सारे आपके पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में यूज हो रहे हैं। उनमें से पहला हम FAD पढ़ रहे हैं। ठीक है कि ये सारे के सारे विटामिन करते क्या हैं? ये सारे विटामिन एक्ट करते हैं एज अ को फैक्टर्स। ठीक है, सारे के सारे विटामिन एज को फैक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। कोफैक्टर क्या होता है? मैंने आपको क्लास में बताया था, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर की तरह भी एक्ट करता है। उसके अलावा ये एंजाइम्स को हेल्प करता है, उनके साथ को फैक्टर है ना, एंजाइम के साथ मिलके उनके फंक्शंस को एनहेंस करता है। तो पहला हमारे पास सबसे पहला है FAD। तो FAD जो है ना, वो हमारे पास को फैक्टर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का।
FAD आपके पास जो है तो वो कोफैक्टर है किस एंजाइम का? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो को एंजाइम है विटामिन बी, वो है थायमाइन। तो जो थायमाइन है ना, वो आपके पास कोफैक्टर है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का। और वो आप किस फॉर्म में आपके पास अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के लिए एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है? इन फॉर्म ऑफ थायमाइन डाइसल्फाइड। थायमाइन डाइसल्फाइड की फॉर्म में वो आपके साथ जो है तो एक्ट करता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के लिए एज अ को एंजाइम को फैक्टर। ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है इसकी, वो है नियासिन। नियासिन भी हमारे पास एक को फैक्टर है जो कि आपके पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में हेल्प करता है। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर। नियासिन जो है तो वो आपके पास इसकी एब्रीवेशन है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये भी आपके पास आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस अल्फा कीटोग्लूट्रेट के साथ मिलके ये को फैक्टर आपके पास एक्ट करता है। इसके अलावा जो आपके पास फोर्थ और फिफ्थ कोएंजाइम्स है वो है लिपोलिक एसिड। वो एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस के लिए। और पेंथोथेनिक एसिड जो है तो वो एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है सक्सिनाइल को ए और एसिटाइल को ए के साथ। और वो खुद भी कोएंजाइम एक की जो है तो एक पार्ट है। चलिए अभी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, लेकिन उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा कम रह गया है।